उसका नाम कविता था। उसकी उम्र 24 साल की थी। उसकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका ससुराल कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं था। उसके ससुराल में सिर्फ उसके पति, उसके ससुर थे। उसकी सास का उसकी शादी के 6 महीने के पहले ही निधन हो चुका था। उसके पति अपने माता पिता के अकेले बेटे थे। इसीलिए उसकी सास की मौत के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था, क्योंकि उसके पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहता था। और जब वह लोग काम से लौटकर घर आते थे तो उनको घर काट खाने को दौड़ता था। और इसीलिए उसके ससुर जी ने अपने बेटे सूरज की शादी करने का सोचा। एक दिन कविता के पिताजी के दोस्त ने उसके लिए रिश्ता बताया। उसके पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और उसके पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया था कि वह जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बताए। अगले दिन वो सब दोपहर का खाना खा रहे थे। तब उसके पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में उसकी माँ को बताया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। कविता के माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगी। वह यह सोचकर खुश थे। उसके पिताजी ने उसका रिश्ता सूरज के साथ तय कर दिया और एक ही हफ्ते में उसकी शादी सूरज से बहुत ही सादगी से हो गई, क्योंकि उसके ससुर जी ने उसके पिताजी से शादी तय करते वक्त ही ये बात कह दी थी कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दान दहेज नहीं चाहिए और शादी सादगी से ही होनी चाहिए, क्योंकि वह शादी में किसी भी तरह की फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। और ये सच था, वह दोनों बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पर जाने के बाद वो घर पर अकेली होती थी। इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो तरह तरह के खाने बनाती, किताबें पढ़ती रहती और घर की सजावट में लगी रहती थी। इस बात से उसके पति और ससुर जी बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन उसके ससुर जी खुद ही खाना बनाते थे और कभी कभी तो उसकी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। वो तो अपने ससुर जी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वह उसका इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई ये बात सुनता या देखता तो उसे कविता की किस्मत से जलन होने लगती और शायद वो खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और उसके पति ने नए कारोबार की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि उसके ससुर बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और वो खुशी खुशी पति को जाने देती थी। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और कुछ महीने के बाद उसके ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया था। अब वह सारा दिन घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वही बना दिया करते थे। लेकिन एक बार जब उसके पति शहर गए हुए थे तो कविता के पास भी करने को कोई काम नहीं था। उसने ससुर जी से कहा कि खाना आज मैं बनाती हूँ, लेकिन उसके ससुर जी नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। वो भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से उसके ससुर कह रहे थे तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने ही खाना बनाया और वो खाना खाकर आराम से सो गई। और हैरानी की बात यह है कि उसे लेटते ही नींद आ गई थी और उसने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। जब वो सुबह उठी तो उसके कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। उसने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की, मगर इस बात से परेशान रहने लगी थी कि कैसा क्यों होता है, जब भी कविता खाना बनाती है तो सुकून से खाना खाती है और उसे इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आती। ये उसके बचपन की आदत में शामिल है। उसे हमेशा ही लेटने के कुछ देर के बाद ही नींद आती है, मगर जो 2 दिन उसे अचानक नींद आई, उस दिन ससुर ने ही खाना बनाया था।
दिक्कत ये थी कि इस बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता और वह उसे ही इल्ज़ाम दे देता, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। वो अपने माता पिता को भी ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अब परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह सारा दिन घर पर ही होते थे, पति नहीं होते थे, इसीलिए उसे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वह हर वक्त उसे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो उसे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता था। इसलिए वो कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाए और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती थी, लेकिन लौटकर वापस आना तो घर पर ही होता था। एक घर में रहते हुए आखिर ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि वो अपने ससुर से कहीं भी दूर जा सके। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उसके पति को जबरदस्ती उसके ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाओ, जाकर काम ढूंढो। सूरज कहता रहा कि वहाँ कोई भी काम नहीं है, मेरा जाना बेकार ही होगा। लेकिन कविता के ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है, बार बार काम देखना पड़ता है और ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर उसका पति दूसरे शहर चला गया। उसके पति के जाते ही उसके ससुर के चेहरे पर एक ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी कोई दिल की बात पूरी हो गई हो। उसने भी अपने ससुर से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके ससुर ने साफ मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर नहीं है और अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं तो अकेला ही इस घर में रह जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। इसीलिए यहीं रुक जाओ, जब तक वह वापस नहीं आता है फिर चली जाना। और कविता मजबूर हो गई कि वो तो उनको कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन उसके दिल में जो शक बैठ गया था वह कैसे खत्म हो सकता था। और उस दिन फिर उसके ससुर ने खाना बनाया। कविता ने उनसे कहा कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके उसे थोड़ा सा खाना खिला ही दिया। फिर खाना खाने के फौरन बाद ही उसे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही वो सो गई। सुबह को जब उसने देखा तो उसके बिस्तर और कपड़े दोनों पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था। उसे गुस्सा आने लगा और उसने सोच लिया कि अब वो अपने पति को बताकर ही रहेगी। इसलिए उसने अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम में ही लटका दिए और उसने सोच लिया कि अब यह कपड़े सबूत के तौर पर वो अपने पति को दिखाएगी। सूरज आया तो वो मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन उसे मौका मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके ससुर हर वक्त उनके साथ ही रहते थे। रात को जब उसके पति कमरे में आए तो उसने उनको बंद लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ही डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो। पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। कविता ने सूरज को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात नहीं मान रहा था। आखिरकार उसने कपड़े लाकर उनको दिखा ही दिए कि ये उसकी बात का सबूत है, लेकिन सूरज अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वह उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। कविता ने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगाकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिताजी रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम कि बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम न जाने किसको बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर कविता के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो सोच में पड़ गई कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद वो अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया। सूरज ने पलटकर खबर भी नहीं ली। अब तो घर में सब लोग कविता से सवाल जवाब करने लगे कि पहले तो तुम कभी भी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब वो उनको क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। गलत भी उसके ही साथ हुआ,
और उसके ही पति ने उसका यकीन भी नहीं किया। लेकिन वो उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुप रही। वो देखना चाहती थी कि जिंदगी अब कौन सा खेल उसके साथ खेलेगी। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके ससुर उसे लेने के लिए आए कि बेटा, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार पर उसके घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन वो तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। उसके ससुर को भी शायद मालूम था कि उसकी लड़ाई हुई है, इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि बेटा, जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वह समझाते हुए उसे अपने साथ ले आए। वो मजबूर थी, वो अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं सकती थी, इसीलिए उसे उनके साथ जाना पड़ा। और वो जब वापस आई तो उसके पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने उसे जता दिया कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो कभी भी तुम्हें वापस लेकर नहीं आने वाला था। कविता की कोई गलती ना होने के बाद भी उसे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और बहुत ही मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब वो चुप रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी। लेकिन उसके ससुर का वही रूटीन था, वह खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जितना भी कोशिश कर लेती उसे नींद हर हाल में आ ही जाती थी। वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी उसकी बहुत ही अजीब होती चली जा रही थी और जैसी उसने कभी सोची भी नहीं थी वैसी ही हो गई थी। उसे अब अपने आप से घिन आने लगी थी। वो क्या थी और क्या बन गई थी। उसके ससुर को उसकी नाराजगी का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन खाना बनाने का जो सिलसिला था वो इसी तरह से चलता जा रहा था। और सच तो ये है कि उसके ससुर के हाथ में बहुत स्वाद था। जो भी एक बार उसके ससुर के हाथ का बना खाना खा लेता उनके खाने का दीवाना हो जाता था। मगर उसे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ता था। 3 लोगों के घर में वो अब अपने लिए अलग भी खाना नहीं बना सकती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था ससुर जी का सच सामने लाने का। फिर एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ उसे उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई, जो कि उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी। अपने पति के ट्रांसफ़र की वजह से वह शहर में वापस आ गई और एक दिन बाजार में खरीदारी करने के बीच अचानक उसकी उससे मुलाकात हुई। इतने वक्त के बाद अपनी सहेली से मिलकर कविता बहुत खुश हुई और वो एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे। उनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया था। उसकी सहेली 2 बार उसके घर आई तो उसने कविता और उसके ससुर का व्यवहार नोटिस किया, तो उसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। उसने उसको सारी बातें बता दी कि उसके साथ ये सब होता है। पहले तो वह बहुत हैरान हुई और उसने यकीन दिलाया कि वह इस सारे मामले में कविता की मदद करेगी। और एक दिन जब कविता के पति हमेशा की तरह एक दूसरे शहर गए हुए थे, उसके ससुर ने खाना बनाया तो उसने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकाल कर छुपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो उसके साथ हमेशा होता था, लेकिन उसने वह खाना अपनी दोस्त को दे दिया क्योंकि उसके पति एक लैब टेक्नीशियन थे, इसीलिए वह खाना लैब में टेस्ट किया गया। और फिर वही हुआ जिसका कविता को शक था। उसके खाने में नींद की दवाई मिली हुई थी, इस वजह से उसे जल्दी नींद आ जाती थी। एक बार तो उसने सोचा कि अपने पति को रिपोर्ट दिखा दूं, लेकिन फिर उसे वही डर लगा कि वह कहेंगे कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार वह उसे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने कविता की ज़ुबान पर ताला लगा दिया था। और फिर एक दिन जब उसके पति घर पर नहीं थे, उसके ससुर जी ने खाना बनाया
तो उसने अपनी दोस्त की सलाह से वह खाना नहीं खाया और नाटक करने लगी इस तरह से कि जैसे उसने वह खाना खा लिया है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। वो देखना चाहती थी कि उसके सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। कविता के तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही क्योंकि आज उसे इस राज से पर्दा उठाना था। उसे ये देखना था कि उसके ससुर उसके कमरे में आकर क्या करते हैं। उसने सोच लिया था कि अगर वह उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो वो शोर मचा देगी, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने इस रात से पर्दा उठाने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन जो होना था वह हो गया। अब उसे ये देखना था कि उसके ससुर का अगला कदम क्या होगा। इसीलिए वो चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, वह उसके पास आकर बैठ गए, मगर ना जाने उनको इस बात पर शक हो गया था कि शायद वो जाग रही है। वह उसके पास आकर बैठे ही थे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए वो पति को कुछ नहीं बता सकती थी। उसने दिन में अपने दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वह खुद भी ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने कविता से कहा कि तुम्हें ये सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा, लेकिन कविता का डर उस पर अब हावी हो चुका था। वो अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 दिन के बाद उसके ससुर ने फिर से उसके पति को दूसरे शहर भेज दिया। वो बहुत परेशान थी। रात को फिर से उसके ससुर ने खाना बनाया। उसने वो खाना खाया और जैसे ही कमरे में लेटी उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठी तो उसके कपड़ों पे फिर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था और उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था। रात को उसे एक बार ऐसा लगा जैसे उसे कुछ चुभा हो। उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ। वो बहुत परेशान थी। उसने सोच लिया था कि आज जब उसके पति आएंगे तो वो उनसे फिर से एक बार बात करेगी और अगर उन्होंने उसकी बात इस बार नहीं मानी तो वो फिर ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके वापस चली जाएगी। सुबह से शाम हो गई पर उसके पति नहीं आए और फिर रात भी हो गई। उसके पति का फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। उसके ससुर ने रात का खाना बना दिया था और वो उसे खाने पे बुला रहे थे। ना चाहते हुए भी उसे खाना खाना पड़ा और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसकी जब आँख खुली तो आज उसके कपड़े साफ सुथरे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे उसके ससुर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो कहीं बाहर गए हुए होंगे। उसने अपने पति को तुरंत ही फ़ोन लगाया। उसका फ़ोन अब भी ऑफ ही आ रहा था। अब दोपहर हो गई और फिर शाम। उसके पति और ससुर का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने कल खाना खाया ही क्यों? अगर वो खाना नहीं खाती तो उसे पता होता कि उसके ससुर कहाँ गए हुए हैं। रात हो गई तो उसने सोचा कि पुलिस के पास चली जाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए। लेकिन वो परेशान थी कि पुलिस वालों को क्या बताएगी कि वह दोनों क्यों और कैसे गायब हो गए। इसलिए उसे इंतज़ार ही करना था। इस बात को पूरे 2 दिन बीत गए और उसके पति और ससुर का कोई पता नहीं था। मजबूर होकर उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई। उसके भाई और उसके पिताजी घर पर आ गए और जब उसने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने उसे बहुत डांटा कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उनका कोई दोस्त पुलिस में था। उन्होंने उसे अपने भरोसे में लिया और उसकी सारी बात बताई। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं। पुलिस ने अपना काम किया, न जाने मगर कैसे फ़ोन ट्रेस किया और सुराग ढूंढे
और रात को उसके पति और ससुर दोनों ही घर वापस आ गए थे। उसके पति बेहोश थे और उसके ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे कि उनका दिमाग अब उनके कंट्रोल में नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान हो गई। भाई ने उसे जैसे तैसे संभाला और कहा कि इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वह डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि उसके पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब उसे ये जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल किए, ये सब कुछ कैसे हुआ। उसके पति ने बताया कि मैं आज जब घर वापस आ रहा था तो मेरे पास तुम्हारी सहेली का फ़ोन आया। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं जब उसके घर पर गया तो उसने तुम्हारे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में मुझे बताया। उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम मेरे पापा के बारे में बकवास करना बंद करो और मैं अभी कविता की जाकर खबर लूँगा कि वो मेरे पापा की इतनी बदनामी कर रही है। तो मुझे तुम्हारी दोस्त के पति ने तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई और समझाया कि पापा पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर आपकी पत्नी भी आपकी जिम्मेदारी है। वो आपके भरोसे पर ही आपके घर में रहती है, तो एक बार इन घटनाओं का सच जानने की कोशिश तो करके देखो। उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं खिड़की से तुम्हारे कमरे में आकर छुप गया और फिर मैंने देखा जैसा तुमने मुझे बताया था वैसा ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर के बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही वो तुम्हारे बिस्तर के करीब आए और बोतल से कुछ निकाल कर तुम्हारे कपड़ों पे डाल दिया। उसके बाद एक और आदमी आया और पापा कमरे से चले गए और वो आदमी तुम्हारे करीब आने लगा। ये सब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको जोर से आवाज़ देकर रोका। वह मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गया और इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई और भी है, और मैंने जैसे ही वापस मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि पापा ही थे। उसके बाद उन्होंने मेरी गर्दन पर सुई चुभा दी और उसके बाद मुझे कुछ भी होश ही नहीं था। फिर कविता ने अपने ससुर से पूछा कि आप ही बताएं कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि अब सारी बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने उसे बताया, बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद अभी तक नहीं थी और शादी को 4 साल से ज़्यादा हो गए थे। अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरा एक ही बेटा था जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सकता था। मैं बहुत परेशान था। मैंने एक बार दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो हकीम भी है, उससे अपनी बहू का इलाज करवा दो तो उसकी औलाद हो जाएगी। वो बहुत औरतों का इलाज कर चुका है। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह से वह मुझसे कहता रहा मैं ठीक वैसा ही करता रहा कि नींद की दवाई खाने में मिला देना और उसके बाद मुझे एक चिपचिपा पदार्थ बोतल में देता था जो मैं तुम्हारे ऊपर डाल देता था और तुम्हारे एक इंजेक्शन लगाता। और उस दिन इलाज का आखिरी दिन था और वो तुम्हें देखने आया हुआ था। मैं उसे इलाज के लिए कमरे में छोड़कर बाहर गया तो दरवाजे के पास मैं थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। जब मुझे सूरज की आवाज़ आई तो मैं डर गया कि कहीं वो सारा इलाज खराब ना कर दे। मैं कमरे में वापस गया तो उसकी पीठ मेरी तरफ ही थी। मेरे पास वो ही इंजेक्शन था जो मैं तुम्हारे लगाता था, वही मैंने उसके भी लगा दिया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद मैं और वो हकीम सूरज को उसकी दुकान पर ले गए, लेकिन वह हकीम हम दोनों को दुकान में बंद कर दिया और फिर ना जाने कौन कौन सी दवाइयाँ हमें ज़बरदस्ती खिलाता रहा जिससे हम पागल हो जाएं। ये तो शुक्र है कि पुलिस ने सही वक्त पर आकर हम लोगों को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सूरज ने अपने पिता से कहा कि आपने बच्चे के लालच और अंधविश्वास ने कविता की इज्जत को खतरे में डाल दिया था। वो आदमी उसके साथ गलत हरकत करने जा रहा था।
अगर कविता के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। उसके ससुर ने कविता से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, और उसके ससुर घर से चले गए। कई घंटे बीत गए। वो और उसके पति परेशान थे कि कहीं उसके ससुर कोई गलत कदम ना उठा ले। वो फ़ोन भी घर में ही छोड़ कर गए थे। कुछ घंटों के बाद उसके ससुर पुलिस के साथ घर आए। पुलिस ने कविता से कहा कि हमने आपके मुजरिम को पकड़ लिया है, और वो वांटेड मुजरिम था। उसने कई औरतों को झांसे में फंसाकर उनके साथ गलत काम किया था। इसके खिलाफ हमारे पास कई सबूत हैं और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए आपकी भी हमें गवाही चाहिए होगी। कविता ने पुलिस को गवाही दे दी और पुलिस उस हकीम को लेकर चली गई। कविता ने अपने ससुर को माफ़ कर दिया। उसके ससुर ने अपने बेटे को और कविता को ये यकीन दिलाया कि फिर वो कभी भी किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास नहीं करेंगे। बच्चा अगर किस्मत में होगा तो एक दिन उन्हें मिल ही जाएगा। इस घटना को अब 6 महीने बीत चुके हैं। कविता अब प्रेग्नेंट है और उसके ससुर भी बहुत खुश हैं, और वो सब साथ में घर में आने वाले नए मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को झांसे में फंसाकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी लालच में आकर खुद को या अपने को मुसीबत में डाल दो। इसीलिए सतर्क रहो और सावधान रहो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।